ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ना पर्ट एनालिसिस और क्रिटिकल एक्टिविटी हैज। पर्ट क्या होता है? प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट रिव्यू टेक्निक होता है या इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक होता है। पर्ट आपको पता ही होगा। इसमें तीन तरह का टाइम होता है, आपको पता होगा। ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, और आपका पेसिमिस्टिक। और ये क्या फॉलो करता है तीनों? आपका बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या होता है? आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे ऑप्टिमिस्टिक टाइम को? अब जैसे आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, उसको कंप्लीट करना है, तो आप उसको प्लान आउट किए ना, ये एक्टिविटी के थ्रू वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। ऑप्टिमिस्टिक टाइम वो क्या होता है? मिनिमम टाइम होता है। मतलब खराब से खराब, ज्यादा से ज्यादा क्या खराब हो सकता है, मोस्ट डिले हो सकता है, तो सबसे कम टाइम, ज्यादा टाइम लगेगा, उसको कहेंगे हम लोग ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ठीक है। सॉरी, ऑप्टिमिस्टिक मतलब कि सब कुछ एकदम अच्छे से हो रहा है, मतलब जीरो डिले के साथ, तो उसे कहेंगे ऑप्टिमिस्टिक। मोस्ट लाइकली टाइम में वो हम लोग करेंगे कि हम लोग एक प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीटेशन करना है, उसमें मल्टीपल एक्टिविटी के थ्रू, तो जो आइडियल कंडीशन होता है उसको लेके चलेंगे तो वो मोस्ट लाइकली टाइम आएगा। और पेसिमिस्टिक के केस में मैक्सिमम से मैक्सिमम जो डिले हो सकता है वो लेके चलेंगे तो वो देगा पेसिमिस्टिक। और ये तीनों क्या करता है? बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसका एक फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। ये टीओ, ये टीओ है, ये टीपी है, टीएम है, ये टीपी है। तो ये एक्सपेक्टेड टाइम हम लोग टी एक्सपेक्टेड निकालते हैं। ठीक है, फॉर्मूला पता है ना आप लोग को? टीओ प्लस 4 टीएम प्लस टीपी होता है डिवाइड बाय 6। ये क्या आता है? आपका एक्सपेक्टेड टाइम निकलता है। यहाँ एक्सपेक्टेड टाइम हम निकल गया। अब वही फिर अब इसके बाद से हम लोग का क्या, क्रिटिकल पाथ मेथड वाला जो हम लोग का था वो कॉन्सेप्ट वो लगाते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि पर्ट एनालिसिस में क्रिटिकल एक्टिविटी है। क्रिटिकल एक्टिविटी मतलब क्या होता है? क्रिटिकल पाथ आपका वो पाथ होता है जो कि आपका मैक्सिमम टाइम ऑफ द कंप्लीटेशन ऑफ प्रोजेक्ट देता है। क्रिटिकल पाथ के थ्रू जो एक्टिविटी आती है उसमें उसमें वो एक्टिविटी आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग क्रिटिकल पाथ, जो क्रिटिकल एक्टिविटी उसको डिले करेंगे तो हम लोग का ओवरऑल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन डिले होगा। ऐसे समझ, जैसे मैं एग्जांपल ले देता हूँ। ये है आपका, ठीक है, समझ लीजिए ये पर्ट वाला है, तो इसमें 3 टाइम दिया है, फिर उसको हम लोग फॉर्मूला से कैलकुलेट करके एक्सपेक्टेड टाइम निकाला गया। ठीक है। मान लीजिए ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, और ये 2 है। ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? फॉरवर्ड बायस जाते हैं, तो पहले जीरो से स्टार्ट करते हैं। 0 + 5 करेंगे यहाँ 5 आएगा। 0 + 4 करेंगे यहाँ 4 आएगा। अब 5 + 3 8, और 4 + 2 6। तो फॉरवर्ड बायस में क्या मैक्सिमम लेते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? 8। 8 हो गया। इसको क्या लिख देते हैं? 8 लिख देते हैं। बैकवर्ड बायस जाएंगे अब। बैकवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस में मैक्सिमम लेते हैं, बैकवर्ड बायस में मिनिमम लेते हैं। बैकवर्ड जा रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं, तो 8 - 3 5, 8 - 2 6। इसको ए कह दीजिए, इसको बी कह दीजिए, इसको सी कह दीजिए, इसको डी। ठीक है। और अब इसमें देखिए कि 5 - 5 0, 6 - 4 2, तो बैकवर्ड बायस में क्या मिनिमम लेंगे ना, तो यहाँ जीरो वाला होगा। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। ये हुआ। अब देखिए इसमें क्या क्रिटिकल पाथ क्या है? क्रिटिकल पाथ आपका ए बी डी है। तो देखिए यहाँ पे जो ये फॉरवर्ड बायस और बैकवर्ड बायस करके ये जो हम लोग लिख रहे हैं, ये दो तरह का टाइम है। एक ये है, और इसका जो डिफरेंस होता है इसी को हम लोग फ्लोट या फिर स्लैक वैल्यू कहते हैं। देखिए ये क्रिटिकल पाथ में ए बी डी है ना आपका क्रिटिकल पाथ, क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम दे रहा है आपका, कितना है वो? 8 टाइम यूनिट। इसमें देखिए ये जो जो फॉरवर्ड बायस और बैकवर्ड बायस से हम लोग वैल्यू लिख रहे हैं उसका डिफरेंस कितना है? जीरो है ना। क्या होगा आपका? जीरो फ्लोट वैल्यू। लेकिन इस केस में देखिए ये क्रिटिकल एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि क्रिटिकल पाथ में नहीं आ रहा है। इस केस में क्या होगा? 6 - 4 कितना होगा? 2। ठीक है। अब डेफिनेशन के टर्म में भी समझ लेते हैं क्या होता है। फ्लोट क्या होता है? फ्लोट होता है आपका मैक्सिमम टाइम जो अवेलेबल है,
टू परफॉर्म द एक्टिविटी माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन। अब देखिए बी पे देखते हैं, मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है टू परफॉर्म द एक्टिविटी। ये क्या है जो ये इससे निकला है, फॉरवर्ड बायस के थ्रू जो वैल्यू निकला है वो होगा मैक्सिमम टाइम जो अवेलेबल टू परफॉर्म द एक्टिविटी, या बैकवर्ड बायस के थ्रू। ठीक है, और ये एक्टिविटी का कितना टाइम ले रहा है 5, तो 5 - 5 0 हो गया। इस केस में देखिए मैक्सिमम टाइम कितना अवेलेबल है टू परफॉर्म द एक्टिविटी, 6 है ना, 4 और 6 में क्या 6 है ना। बस लेकिन सी का जो एक्टिविटी वो 4 टाइम में हो रहा है, ए से बी मतलब जो सी एक्टिविटी जो हो रहा है वो उसको 4 यूनिट टाइम लग रहा है, लेकिन मैक्सिमम टाइम कितना अवेलेबल है 6। तो इसका कितना होगा 6 - 4 2 होगा ना। तो यहाँ पे फ्लोट स्लैक वैल्यू यहाँ पे आपका 2 होगा। फ्लोट स्लैक भी कहते हैं इसको। क्रिटिकल पाथ में दोनों टाइम सेम होता है। ठीक है, क्रिटिकल पाथ क्या होता है, क्रिटिकल पाथ वो होता है मैक्सिमम वो पाथ जो मैक्सिमम ड्यूरेशन आपका और प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन दे। क्रिटिकल पाथ अब बताइए निकालना क्यों जरूरी, क्रिटिकल पाथ निकालना हम लोग को इसलिए जरूरी है क्योंकि क्रिटिकल पाथ के थ्रू जो हम लोग क्रिटिकल एक्टिविटी मिलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसको हम लोग डिले नहीं कर सकते। वो डिले करेंगे तो हम लोग को ओवरऑल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन डिले हो जाएगा। लेकिन जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी उसको डिले कर सकते हैं। जैसे ये केस देखिए ना, सी को हम लोग डिले कर सकते हैं। सी सी के लिए आपके पास मतलब अगर हम लोग ड्यूरेशन 8 निकाल रहे हैं ये पाथ से, ऐसे समझिए ए बी और डी से हम लोग क्या निकाले ड्यूरेशन आया ना। अब मान लीजिए कि हम लोग ए सी और डी तो कितना आएगा ड्यूरेशन 6 आएगा। तो जो यहां से आपका ये है ए से सी और सी से डी, ये 4 और 2 है ना। इसमें हम लोग इसमें देखिए 4 ड्यूरेशन हो सकता है, तो ये दोनों हम लोग डिले कर सकते हैं। ये 4 और 2 को हम लोग जो 4 + 2 6 आ रहा है इसको हम लोग डिले कर सकते हैं। मतलब 4 को मतलब जो हो रहा है वो 5 में कर सकते हैं, 6 में कर सकते हैं, और इसको 2 में करेंगे तो 8 हो जाएगा। या फिर आपका जो ये वाला है इसको 4 में करिए, इसको आप 2 बढ़ा दीजिए, 4 + 4 में कर दीजिए तो 8 आ जाएगा। तो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो उतना ही रहेगा, 8 ही रहेगा, क्रिटिकल पाथ ही रहेगा। समझे। तो क्रिटिकल पाथ इसलिए हम लोग निकालते हैं क्योंकि आपका क्रिटिकल एक्टिविटी पता चले और वो एक्टिविटी पता चले जो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बिना डिले के मतलब डिले के साथ नहीं करना है, जिसको हम लोग को टाइम के साथ खत्म करना है, और बाकी एक्टिविटी को हम लोग डिले के साथ कर सकते हैं। समझे। तो ये क्वेश्चन हो गया ना। तो बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन मैं इसके आसपास का पूरा पार्ट का जितना कॉन्सेप्ट है वो बता दिया। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है ना आप लोगों को, वॉइस तो आ रहा है सबको। हेलो, हेलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि इसमें क्या कह रहा है कि द प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी आर मोस्टली यूज्ड व्हाइल कंडक्टिंग। तो प्रिंसिपल ऑफ ये आपका मोशन इकोनॉमी है, इसको हम लोग यूज करते हैं मेथड स्टडी के लिए। मेथड स्टडी भी ऑफ ऑन ऑपरेशन में, मतलब रटने वाला क्वेश्चन है एक तरीके से ये। इसमें देखिए अब समझिए होता क्या है। रटने वाला क्वेश्चन है, रट लिए कि प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी आर मोस्टली यूज्ड व्हाइल कंडक्टिंग अ मेथड स्टडी ऑन ऑपरेशन। मेथड स्टडी ऑफ ऑपरेशन में अब होता क्या है, ये देखिए मेथड स्टडी ऑफ ऑपरेशन में ये होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो ऑपरेशन है उसका हम लोग सीक्वेंसिंग करते हैं, सीक्वेंसिंग करते हैं ऑफ ऑपरेशन। मान लीजिए कोई फ्लीट सिस्टम है, उसको हम लोग प्रॉपर सीक्वेंसिंग कर देंगे। तो तो उस केस में जो अगर सीक्वेंसिंग के पहले जो आइडल टाइम था, मतलब कोई फ्लीट में कोई मशीन है जो, या फिर मशीन है या फिर आपका गाड़ी है, कुछ भी है मशीन है, तो वो जो आइडल टाइम था उसका मतलब जितने समय वो खाली बैठ रहा था वो डिक्रीज हो जाएगा। स्मॉल अमाउंट से होगा लेकिन डिक्रीज होगा। मेन है सीक्वेंसिंग करना। तो आइडल टाइम आपका ऑफ मशीन रिड्यूस, और जिससे आपका क्या होगा ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा। इससे आपका क्या होगा ओवरऑल ऑपरेशन क्या होगा,
ओवरऑल ऑपरेशन आपका स्मूथ हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा, और प्रोडक्टिविटी भी आपका बढ़ेगा, क्योंकि पहले वो मशीन आपका खाली बैठ रहा था उस समय, लेकिन अब वो उस समय काम कर रहा है, तो मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी, ये आपका यूज होता है व्हाइल कंडक्टिंग द मेथड स्टडी ऑन ऑपरेशन। टाइम स्टडी नहीं, मेथड स्टडीज को कहते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, सीक्वेंसिंग ऑफ ऑपरेशन करते हैं, कि जो प्रॉपर आपका ऑपरेशन है उसको प्रॉपर अच्छी तरीके से सीक्वेंस कर दे, कि जो आइडल टाइम है ऑफ द मशीन उसको हम लोग कम कर दिया जाए। इससे आपका ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और ऑपरेशन फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक ऐसे थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन था, आ गया था। अब देखिए आपका ये माइंड इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पड़ा। इस क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंपनी वांट टू सेटअप अ रिजर्व ऑफ, मतलब कुछ रुपया, ये हम लोग को निकालना है, इतना मिलियन, विच विल हेल्प द कंपनी टू हैव एन एनुअल इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ, कितना 10 लाख है, फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर टुवर्ड्स एम्प्लॉय वेलफेयर मेजर। द रिजर्व इज assumed to grow at the rate of 15% annually. Find the single payment that must be made now as the reserve amount. As the reserve amount. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभी मान लीजिए जीरो ईयर है, इसको ऐसे बांट दीजिए, तो जीरो ईयर है, तो वन है, ये टू है, यहाँ थ्री आएगा, फोर आएगा, ऐसे करते करते 10 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जीरो ईयर में हम लोग क्या वैल्यू डाले, कि इसमें क्या है, जीरो ईयर में क्या वैल्यू डाले कि हम लोग जो हर साल पैसा इसमें, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, ऐसे करके कि 10वें साल तक हर साल 10-10 लाख रुपए आप लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे हर साल 10-10 लाख, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, हर साल 10-10 लाख रुपए आपको निकालना है। और उसका फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर है, क्या 20 है, 20 है, 20 ईयर तक। तो कह रहा है कि कितना अभी हम पैसा जमा कर दे बैंक में, और उसका एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। तो किसका क्वेश्चन है, एन्युटी का क्वेश्चन है ये। इसको आप लोग का एन्युटी का फॉर्मूला आता है। हम्म, आप लोग का एन्युटी फॉर्मूला आता है। एन्युटी का क्या होता है, एन्युटी क्या होता है बेसिकली, कि इसको आप बिना एन्युटी के सॉल्व करिए, देखिए क्या होगा। आप क्या करिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालिए इन सबका, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, इसका कितना होगा, 10 लाख है, डिवाइड बाय वन प्लस आई टू द पावर एन होगा, टू द पावर वन होगा, आई क्या है 15%, 0.15 होगा, टू द पावर वन होगा, प्लस 10 लाख डिवाइड बाय वन प्लस 0.15 टू द पावर ऑफ टू। ऐसे करते करते कितना है, 10 लाख डिवाइड बाय वन प्लस 0.15 टू द पावर ऑफ 20। अब इन सबको आप सम करेंगे ना, जीबी का फॉर्मूला बन रहा है, देखिए, तो ये आपका क्या आएगा, 10 लाख इंटू वन प्लस 0.15, वन प्लस आई टू द पावर ऑफ एन, कितना 20 माइनस वन, डिवाइड बाय वन प्लस 0.15 टू द पावर ऑफ 20, और इंटू 0.15 आई। जीपी का फॉर्मूला बन रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। ये होता है कि आपका एन्युटी का फॉर्मूला ना, नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी हम लोग निकाल रहे हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया ना, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अभी हम लोग को बैंक में कुछ पैसा जमा करना है, पूछ रहा है कितना पैसा जमा करना है कि हम लोग अगले साल से लगातार 20 साल तक 10-10 लाख रुपया निकाले, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 15%। एक तो इसमें आपका क्या है, उल्टा पूछा है, उल्टा इसमें आपसे पूछा है ना। इसमें जानना क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है ना। आप लोग को नेट प्रेजेंट वैल्यू आप एज अ कॉन्सेप्ट मत समझिए। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है ये बताओ। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है कि अभी में उन सब पैसे का अभी में वैल्यू कितना है। तो वही तो क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अभी कितना जमा करना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, अभी कितना जमा करना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, इसको आप सॉल्व करिए, कितना आएगा,
कितना होगा 10 लाख, कितना है 1 + i, कितना है 1.15 टू द पावर ऑफ 20 -1 डिवाइड बाय 1.15 टू द पावर ऑफ 20 इंटू 0.15। कितना है, इसको सॉल्व करिए कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर में सॉल्व करिए। यार आपका 6.2593, और ये आपका हो जाएगा 6259300। ठीक है, ठीक है। और एक चीज आपको, ये क्वेश्चन हो गया ना, ये हमको बताना था, क्या बताना था। चलिए आगे चलते हैं। ये आपको समझ में आया ना, कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, हम कॉन्सेप्ट से बता दिए, और जो एन्युटी का फॉर्मूला आता है उसके थ्रू बता दिए। एन्युटी का फॉर्मूला ये होता है ना कि एन्युटी फॉर्मूला एनपीवी इक्वल टू ए 1 + i टू द पावर ऑफ n-1 डिवाइड बाय 1 + i टू द पावर ऑफ n इंटू आई, ये ना होता है। और इसको हम एक और तरीके से आपको बताया, जो लोग मेरा पुराना क्लास अटेंड किए होंगे वो लोग देखे होंगे। इसको ऐसे समझिए, देखिए आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये 0th ईयर है, 1 है, 2 ऐसे करके 28 तक है ना। ये एन एन एनपीवी क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू 0th ईयर पे जो होता है ना, यहाँ पे ए चलता है एन्युटी कुछ, ये मान लेते हैं एन है, चलता है। अब देखिए आप इसमें दो चीज कर सकते हैं, इन सबका वैल्यू प्रेजेंट में निकाल सकते हैं। तो वो क्या होता है एनपीवी, और इसका ए का निकालेंगे तो ए डिवाइड बाय 1 + i टू द पावर ऑफ 1 आएगा, इसका दूसरे का निकालेंगे तो ए डिवाइड बाय 1 + i टू द पावर ऑफ 2 आएगा। ऐसे करते करते इसका निकालेंगे, ए डिवाइड बाय 1 + i टू द पावर ऑफ n आएगा। इसका आप जीपी वो लेंगे, क्या कहते हैं, जीपी है, सम लेंगे तो a इंटू 1 + i टू द पावर ऑफ n-1 डिवाइड बाय 1 + i टू द पावर ऑफ n-1। इसमें एक और चीज आप कर सकते हैं, इन सबका वैल्यू इस इस टर्म पे निकालिए, इस समय पे इन सबका वैल्यू कितना होगा फ्यूचर में, एंड टाइम पीरियड पे। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का उस समय कितना होगा वैल्यू, इसका इसका बताइए वैल्यू क्या होगा। हम्म, तरीका हो गया, तो क्या होगा एनपीवी इंटू 1 + i टू द पावर ऑफ n होगा। हम्म, और इन सबका वैल्यू आप फ्यूचर पे निकाल दीजिए, क्यों, इन सब का वैल्यू आप फ्यूचर पे निकालते जाइए। इसका क्या होगा, जो उल्टा उल्टा चलते हैं, समझ में आ रहा है ना कि ये तो हम लोग किए हैं कि इन सब का एन्युटी का वैल्यू हम लोग प्रेजेंट में निकाले हैं, तो वो एंड था एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू, और ये आपका ए डिवाइड 1 + i/1 ऐसे होगा, जीपी सॉल्व करेंगे बनेगा। अब दूसरा तरीका ये है कि ये एनपीवी 0th ईयर पे, एक तो इस पॉइंट में निकाल लेते वैल्यू, अब हम लोग निकालते इस पॉइंट पे वैल्यू सबका। एक एनपीवी है, एक तो हम ऐसे मान लेते हैं एनपीवी है, 0th पे जो होता है एनपीवी होता है ना, इसका वैल्यू क्या होगा nth पे। हाँ आई डी आई होगा, इसका वैल्यू आपका nth पे होगा, एनपीवी इंटू 1 + i टू द पावर n होगा। ये हो गया। अब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, फिर इस तरह इसका वैल्यू निकालेंगे, ऐसे कर करके सबका वैल्यू निकालेंगे, उल्टा चलते हैं। इसका इसका वैल्यू 0th पे अपने आप ही ए होगा, प्लस इसका वैल्यू फ्यूचर में, एक उसके पहले वाले का वैल्यू फ्यूचर में कितना होगा 1 + i, ऐसे कर करके इसका वैल्यू कितना होगा a इंटू 1 + i टू द पावर ऑफ n-1 तक जाएगा। ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, n-1 तक जाएगा। फिर ये जीपी है, ठीक है, क्यों n-1 तक जाएगा, समझ में आ रहा है ना आपको।
फिर जीपी इसको सॉल्व करिए, ये आएगा a इंटू 1 + i⁻n - 1 डिवाइड बाय आई, और ये नीचे चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, एनपीवी इंटू 1 + i⁻n, ये नीचे जाएगा तो क्या एनपीवी का फॉर्मूला फिर देखिए वही बन गया, a इंटू 1 + i⁻n - 1 डिवाइड बाय 1 + i⁻n इंटू आई। ठीक है, तो समझ में आया ना, ये एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक टर्म है, इसको ऐसे बोला जाता है। इसको मैंने आपको दो तरीके से बता दिया कि एक तो फ्यूचर प्रेजेंट, प्रेजेंट में सबका वैल्यू निकाल दिया गया, प्रेजेंट में सबका वैल्यू निकाल दिया, उसको एनपीवी से इक्वेट कर दिए, ये फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला वही बना। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं कि प्रेजेंट में नहीं होके एन एट टाइम पे सबका वैल्यू निकाल दिया जाए और उसको इक्वेट कर दिया जाए, इसका वैल्यू निकाल दिया गया, इन सबका वैल्यू निकाल के आपस में इक्वेट कर दिया गया, ये आ गया, सेम फॉर्मूला बना। चले आगे, ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ब्लैंक बैंक गिव अ लोन टू द कंपनी टू परचेज एन इक्विपमेंट वर्थ रुपीज 14 लाख at an interest of 16% compounded annually. These amounts should be repaid in 18 years in equal installment. The installment till the company has to be paid. वही सेम क्वेश्चन है, एन्युटी का क्वेश्चन है। 14 लाख रुपए आप लोन लिए हैं कंपनी से 16% पे, आपको 18 किस्त में जमा करना है, तो हर किस्त का वैल्यू क्या है, तो ये तो सिंपल 18, 14 लाख ये है एन्युटी ए, 1 + i कितना है 0.16 टू द पावर ऑफ 18 है, -1 डिवाइड बाय 1 + 0.16 टू द पावर ऑफ 18 इंटू 0.16, ठीक है, सॉरी 0.1, हाँ ठीक है, तो सॉल्व करिए कितना आ रहा है, तो सॉल्व करिए, इधर ले जाइए, सिंपल राइट फॉर्मूला बेस्ड है क्वेश्चन। न्यूटी आपका आएगा करीब 24068.8, सॉल्व करिए इसको, यही आएगा ना। समझ में आ रहा ना आप लोग को। ठीक है, चले, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन देखिए, वो फुल स्क्रीन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एबीसी एक इंडस्ट्री है, वो प्लान कर रही है टू एक्सपेंड its production operation. It has identified that three different technologies for meeting the goal. The initial outlay and the annual revenue with respect to each of the technology are summarized in the table. Suggest the best technology which is to be implemented based on the present value, present what method, मतलब वही NPV method, ये क्या है NPV method, net present value method, ठीक है, of the comparison assuming 20% interest rate। इसमें कह रहा है तीन टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी 1, टेक्नोलॉजी 2, टेक्नोलॉजी 3, तीनों का कैश इनफ्लो आउटफ्लो दिया हुआ है, पूछ रहा है कि तीनों टेक्नोलॉजी में से कौन सा टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करेंगे बेस्ड ऑन द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड निकालना है, लगान करना है। तो अब टेक्नोलॉजी 1 पे हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, कितना होगा देखिए, ये 12,000 के आउटले, मतलब 12,000 के इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम लोग डाला गया, तो ये नेगेटिव में होगा, 12,000 बोला, 12 लाख का, ठीक है, और ये 4 लाख रुपए रेवेन्यू हर साल आ रहा है 10 साल तक, तो ऐसे समझ में आ रहा है आपको। तो फिर वही है, जीरो ईयर है, फिर ये फर्स्ट ईयर है, ऐसे कर करके सेकेंड, ऐसे कर करके 10th ईयर है, तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट डाला गया है 12 लाख रुपया, और आपका रेवेन्यू आ रहा है ऐसे है 4 लाख, ठीक है, तो किसका नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, तो नेट प्रेजेंट जो इन्वेस्टमेंट डालते हैं उसको नेगेटिव में लिखते हैं, ये हो गया, और प्लस ये फिर ये एन्युटी वाला है, इसको आप नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, कितना आएगा 4,000 4 लाख इंटू 1 + इंटरेस्ट कितना है 20%, तो
इंटरेस्ट रेट सबका सेम ही है ना। हाँ, तो इंटरेस्ट कितना है आपका? 20%। तो 0.2 टू द पावर ऑफ 10 - 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.2 टू द पावर ऑफ 10 इंटू 0.2। तो सॉल्व करिए कितना आएगा। तो होगा -12 प्लस 4 लाख। इसको सॉल्व करिए कितना वैल्यू आ रहा है, सॉल्व करिए। ये आएगा आपका करीब करीब 4.1925। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो -12 है प्लस ये, तो ये होगा 16770000 ये करीब आ रहा है 4,77,000। यार टेक्नोलॉजी वन का नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है 4,77,000, ठीक है। नहीं, 9 कैसे होगा, 9 नहीं होगा। इनिशियल को जीरो लेते हैं। अभी आज आप 1 लाख रुपया डाल रहे हैं, तो अभी आप डालें 1 लाख रुपया, अभी 1 साल बीतेगा तब उसको 1 काउंट करेंगे। 9 नहीं होगा। सुब्रजीत, 9 नहीं होगा। ठीक है। और इसी तरह हर एक टेक्नोलॉजी T2 का भी निकालेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। फुल स्क्रीन कर ले। हाँ, अब टेक्नोलॉजी T2 का इसलिए हम लोग निकालते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। समझ में आया ना कॉन्सेप्ट, ऊपर समझ में आया, फटाफट निकाल लेते हैं टेक्नोलॉजी T2 का। ये कितना होगा, -में 20 लाख, और ये 6 लाख का इसमें हर हर बार मिल रहा है, हर महीने, मतलब हर साल। ये होगा 1 प्लस 0.2 टू द पावर ऑफ 10 - 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.2 टू द पावर ऑफ 10 इंटू 0.2। तो मल्टीप्लाई करिए, आपका कितना आ रहा है। फिर ये भी वही वैल्यू है, 4.1925, सेम ही है देखिए। उसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -20 और 0 प्लस 6 इंटू 4.1925। इसको मल्टीप्लाई करिए, -20 लाख। इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 2515,500 अप्रॉक्स। अब इसका लीजिए नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना आ रहा है, 5,15,500, 15,500। ठीक है। उसी तरह तिथि का निकालेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। थोड़ा लंबा लग रहा होगा आप लोग को क्वेश्चन, लेकिन अभी समझाने में समय लग रहा है, अगर ऐसे फटाफट करेंगे तो हो जाएगा जी। इतना भी लंबा नहीं है लंबा, लेकिन उतना भी नहीं है। इसमें भी वही आएगा 4.1925, सेम वही रखेंगे फॉर्मूला, हटाइए अभी नहीं लिखते हैं। समझ में ना, समझ गया ना कैसे वही आएगा, फिगर आउट नहीं है ना। ये करिए कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 2096250, 2096250। और ये आपका टोटल आ रहा है 296,250। ठीक है। तो अब इन तीनों में कंपेयर करिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू किसका ज्यादा है, बी वाले का ज्यादा है ना। तो ये केस हम लोग चूज करेंगे, क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब इसे प्रॉफिट दिखा रहा है सबसे ज्यादा, इसी में हो रहा है। तो मतलब समझ में आ रहा है आप लोग, ये क्वेश्चन हम लोग को मतलब करते क्या है, मतलब ये होता है कि आप आज 100 रुपए लगाए मशीन में, कोई खरीदे सामान,
वो आपको आगे जा जाके कुछ इतना रेवेन्यू दे रहा है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने का वही होता है कि मतलब आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट लेते हैं हम लोग कि टाइम के साथ मनी का रेट घटते जाता है। 100 रुपए अभी जो है आपका, वो फ्यूचर में 100 रुपए सेम वैल्यू नहीं रखेगा। वही फ्यूचर का जो आपका 500 रुपये है, वो प्रेजेंट का 500 नहीं रखेगा, उससे ज्यादा वैल्यू रखेगा। तो वही कॉन्सेप्ट लगता है नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब। ठीक है। तो क्या इसमें टेक्नोलॉजी कौन सा यूज होगा? टू ना, ये मार दीजिए टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एल बाई डी रेशियो का है, मैक्सिमम अलाउबल चार्ज कितना होता है स्पेरिकल चार्ज के केस में? एल बाई डी रेशियो लेस देन इक्वल टू 6 होता है, पता है ना? हाँ। यहाँ पे क्या दिया है? लेंथ, मैक्सिमम अलाउबल चार्ज लेंथ पूछ रहा है, क्या है? एल का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। एल बाई डी दिया हुआ है 30, लेस देन इक्वल टू 6। एल लेस देन इक्वल टू 180 mm, लेस देन इक्वल टू mm। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा एल का? 180 mm, जो कि कितना होता है सेंटीमीटर में पूछा है ना। ध्यान रखिएगा, 180 निकाल के ये मार देंगे, बेसिक क्वेश्चन गलत हो जाता है। यूनिट का बहुत ध्यान रखना है। कितना होगा? 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, चले आगे। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लॉन्ग वॉल पैनल है, इसका, ये देखिए कह रहा है कि एक लॉन्ग वॉल पैनल है, इसका फेस हाइट है, ये कह रहा है 3 मीटर, फेस लेंथ है 150 मीटर। इसको 3 शिफ्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? और एक शिफ्ट में 3 मैन हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं। ये भी हो गया। अब कह रहे हैं डेप्थ ऑफ वेब ऑफ सीरियर कटिंग इज 0.5, मतलब एक बार में कितना डेप्थ कट कट कर रहा है? 0.5। समझ में आया? 0.5। तो ये एक शिफ्ट में पूरा, एक बार ये पूरा काट दे रहा है, तो एक शिफ्ट में कितना कट करेगा? पूरा वॉल्यूम होगा 3 इंटू 150 इंटू 0.5 होगा। तो 3 शिफ्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 150 इंटू कितना आएगा ये? तो मल्टीप्लाई करिए। कितना हुआ? 3 इंटू 150 इंटू कितना हुआ? 675 मीटर क्यूब। ये पूछ रहा है डेली प्रोडक्शन फ्रॉम द पैनल इन टन, टन में पूछ रहा है, यूनिट वेट दिया हुआ है। तो 675 को 1.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आएगा? 945 टन। इतना टन कोयला हर दिन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है? हर दिन 945 टन कोयला प्रोड्यूस हो रहा है। बेसिक, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये मैन शिफ्ट का यूज नहीं हुआ है। एक होता है ओएमएस, आउटपुट पर मैन शिफ्ट, ये पूछेगा तो आप क्या निकालेंगे? 945 एक दिन में हो रहा है, इतना टन आउटपुट पर मैन शिफ्ट इन टन होता है। तो एक दिन में टोटल इतना निकला, और एक दिन में लोग कितना काम कर रहे हैं? अगर 30 लोग एक शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो टोटल 3 शिफ्ट है, तो ये 90 हो गया। 945 डिवाइड बाय 90, ये कितना आएगा आपका? डिवाइड बाय 90, 10.5। ठीक है। ये देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया। ये देखिए क्या होता है। कह रहा है कि डैश इज अ प्रोडक्ट ऑफ डिकेइंग अ सेलुलोज एंड इज फॉर्म्ड व्हेनेवर द वेजिटेबल मैटर डिकम्पोजेज अंडर द वाटर एंड आउट ऑफ कांटेक्ट ऑफ वाटर, इट्स कॉल्ड मार्स गैस। मार्स गैस तो आपको पता है क्या होगा? मीथेन, तो आप सीधे मार देंगे मीथेन। मार्स गैस पता ही है किसको हम लोग कहते हैं? मीथेन को कहते हैं, पता है ना आप लोगों को? पता है ना मार्स गैस किसको कहते हैं? मीथेन को।
मार्स गैस और एक और गैस, इसको एक और टर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। किसी को पता है? मार्स गैस को एक और चीज हम लोग कहते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। आइडिया है किसी को? हम लोग कहते हैं स्वैम्प गैस। तो बेसिकली क्या होता है कि जो वेजिटेबल मैटर होता है, वेजिटेबल मैटर जो डिकम्पोज होता है वो एनारोबिक डिकम्पोज होता है। एनारोबिक बैक्टीरियल डिकम्पोज होता है। एनारोबिक बैक्टीरियल डिकम्पोज मतलब, एनारोबिक का मतलब क्या हुआ? आउट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ एयर हुआ ना, तो मतलब कि बिना एयर के, आउट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ एयर। और बैक्टीरियल डिकम्पोज होता है ऑफ वेजिटेबल मटेरियल, और वो वेजिटेबल मटेरियल जो कि अंडर वाटर होता है। तो एनारोबिक बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ अ वेजिटेबल मटेरियल विच इज अंडर वाटर, तो ये आपको फॉर्म करता है क्या? मीथेन गैस, जिसको मार्स गैस भी कहते हैं और स्वैम्प गैस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा ए करेक्ट। क्रिटिकल क्वेश्चन है, नॉलेज होना चाहिए। ये आप लोग को वो सरफेस इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। शायद सरफेस इन्वायरमेंट आपको पढ़ाया गया होगा, शायद सीधे नोट्स का क्वेश्चन है उसका। ठीक है, ये क्वेश्चन ऊपर नहीं लिखा है, ये मेरे को ऐसे मिला था। मेरे हिसाब से क्वेश्चन ये बनना चाहिए कि मीथेन गैस इज नॉट फाउंड एट, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है मीथेन गैस इज नॉट फाउंड एट, क्वेश्चन तो इसमें क्या ऑप्शन होगा? देखिए मीथेन गैस आपका कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये भी डायरेक्ट नोट्स का क्वेश्चन है। ग्रेजुअल एक्सुडेशन और ब्लीडिंग फ्रॉम द कोल एंड एडजेसेंट स्टार्टा, सही है। कोल और उसके एडजेसेंट स्टार्टा से ब्लीड करता है। इन द फॉर्म गैस आउटबर्स्ट, ये भी सही है। गैस आउटबर्स्ट के फॉर्म में पाया जाता है। रिलीज बाय द रूफ फॉल और सडन फॉल, रूफ में आपको पता है ट्रैप्ड होता है, जब वो फॉल होता है तो टूट के बिखरेगा, तो उसमें जो गैस ट्रैप्ड है वो निकलेगा। ये तीनों ऑप्शन सही है। अलॉन्ग विथ इंक्रीज वाटर सीपेज, वाटर सीपेज से नहीं निकलता है। वाटर सीपेज तो कहीं से आपका होके आएगा, तो उसके बाद आपका नहीं निकलेगा। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। आपके नोट्स में एक और दिया है कि मीथेन इज फाउंड एट इन द फॉर्म ऑफ ब्लोअर, ब्लोअर के फॉर्म में भी आपका पाया जाता है। तो चार फॉर्म हम लोग मीथेन पा सकते हैं, ये तीन नहीं, और एक इन द फॉर्म ऑफ ब्लोअर। ये वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, तो मीथेन इज नॉट फाउंड एट, ये ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। चले आगे। अब कह रहे हैं विच गैस इज फॉर्म ड्यू टू द क्वालिफिकेशन ऑफ प्लांट मटेरियल थ्रू बायोकेमिकल डिके एंड मेथामॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी मीथेन गैस होता है। सीधे ये आपका डायरेक्ट नोट्स का क्वेश्चन है, आप खोलिए देखिए, नोट्स में आपके डायरेक्ट लिखा होगा, क्वेश्चन दिया होगा कि मीथेनी जो फॉर्म होता है वो क्वालिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होता है, और मेटामॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू होता है। ठीक है, और ये पता है ना आप लोग को कि जो मीथेन होता है वो आपका मतलब डिकम्पोजिशन के थ्रू होता है, और वेजिटेबल डिकम्पोजिशन, तो ये आपका कोल में पाया जाएगा और पेट्रोलियम प्रोडक्ट में भी पाया जाता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में भी आपका मीथेन पाया जाता है। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। प्रोडक्ट फ्लो एनालिसिस का क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट फ्लो एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग पार्ट फैमिलीज दैट यूजेस द डेटा फ्रॉम, कहाँ से डेटा इसका यूज होता है? हम्म, ठीक है, ये भी एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, रूट सीट इसका ऑप्शन है। तो बेसिकली क्या होता है कि 16 क्या कह रहे हो? 16 क्या कह रहे हो? ये प्रोडक्ट जो फ्लो एनालिसिस होता है, ये मटेरियल एनालिसिस का एक मेथड होता है, कॉम्प्रिहेंसिव मेथड होता है ऑफ मटेरियल एनालिसिस।
ठीक है, मटेरियल एनालिसिस का ये मेथड होता है प्रोडक्ट फ्लो एनालिसिस। इसमें आपका आता है क्या क्या, देखिए। इसमें आपका आता है पार्ट फैमिली फॉर्मेशन, डिजाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेल्स एंड फैसिलिटी लेआउट डिजाइन, ये सब होता है। ये तीन चीज होता है। और ये जो इंफॉर्मेशन है इसको लिया जाता है फ्रॉम द रोड सीट, फ्रॉम द रोड सीट। इसमें तीन चीज होता है। ये एक मटेरियल एनालिसिस का एक मेथड होता है। इसमें तीन चीज होता है। इसके अंदर आपका आता है पार्ट फैमिली फॉर्मेशन, मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन, सेल्स एंड फैसिलिटी लेआउट, फैसिलिटी लेआउट। इसको हम लोग, ये सब हम लोग लेते हैं टेकन फ्रॉम राउट सीट्स। ये आप लोग को पढ़ाया गया है क्या? क्योंकि मैं भी ये क्वेश्चन, मतलब ऐसा चीज तो मैं भी नहीं पढ़ा था। अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आया है तो मैं उसके लिए ओवर गो गया था, ओवर थ्रू हुआ था। तो बताइए ना आप लोग, अगर आपको पढ़ाया गया है तो। माइंड सिस्टम में किसी में पढ़ाया गया आपको ये प्रोडक्ट फ्लो एनालिसिस या माइंड प्लानिंग? माइंड प्लानिंग तो भी स्टार्ट हुआ है ना। पता करता हूँ मैं ये कहाँ का क्वेश्चन है। ठीक है, जितना मेरे को पता था से वो तो मैं बता दिया आपको। बाकी ये क्वेश्चन कहाँ का है, कैसे क्या है, आगे ध्यान रखिएगा, पूछ लीजिएगा एक बार। ठीक है, पर्ट में ये देखिए, तो क्या कह रहा है, इन द पर्ट डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी टाइम्स। मैं पहले बताया था आपको, सबसे पहला क्वेश्चन एक्टिविटी टाइम अगर पूछे, ये आपका बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। लेकिन एक बार एक्टिविटी टाइम का हम लोग एक्सपेक्टेड टाइम निकाल दिए, वेरिएंस निकाल दिए, फिर हम लोग सिंपल क्रिटिकल पाथ मेथड लगाए, फिर वो लास्ट में जो हम लोग का ड्यूरेशन आता है वो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। तभी वो क्वेश्चन लास्ट में पूछता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो 80 दिन में कंप्लीट हो जाए, 70 दिन में कंप्लीट हो जाए, या फिर कोई एक टाइम बोल दे। तो उससे हम लोग क्रिटिकल पाथ मेथड लगा के, आपको पता है ना पर्ट में तीन टाइम होता है, फिर उसको बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और उसका हम लोग एक्सपेक्टेड टाइम निकालते हैं, फॉर्मूला पता है आपको। फिर एक्सपेक्टेड टाइम जैसे निकल जाता है, वेरियंस निकल जाता है, फिर हम लोग वही सिंपल जो क्रिटिकल पाथ मेथड का जो हम लोग का मेथड होता था उसको लगाते थे। उसको लगा के हम लोग क्रिटिकल पाथ निकालते थे, एक ड्यूरेशन निकलेगा। और फिर लास्ट में एक उस तरह क्वेश्चन बनता था कि आपका क्या प्रोबेबिलिटी है कि मतलब 60 आया है ड्यूरेशन, क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 70 दिन में कंप्लीट होगा। तो वहां पे आप लोग याद है ना कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते थे। तो जो बस टाइम है वो आपका बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, बाकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही करता है क्रिटिकल पाथ की तरह। ठीक है, ये देखिए पर्ट एनालिसिस क्रिटिकल एक्टिविटी है सेम स्लैक फ्लोट, स्लैक या फ्लोट कितना होता है, जीरो होता है। चले, बता ही चुका हूँ, क्वेश्चन रिपीटेड है थोड़ा। ये देखिए फिर अल्टरनेटिव मेथड का क्वेश्चन है ये। दो आपका एक दिया गया कि ग्रेनाइट कंपनी इज प्लानिंग टू बाय अ फुल्ली ऑटोमेटेड ग्रेनाइट कटिंग मशीन। ठीक है, और इसमें दो हम लोग के पास अल्टरनेटिव है। एक अल्टरनेटिव है कि इफ इट इज परचेज अंडर डाउन पेमेंट, मतलब कि एक ही बार पैसा देके आप खरीद लिए, डाउन पेमेंट मतलब द कॉस्ट ऑफ मशीन 16 लाख रुपए आप देके आप खरीद लिए। दूसरा ये तरीका है कि आप 25% दिए, अभी 25% दिए, मतलब टाइम पे आप दिए, दूसरे वाले को हाँ, इस टाइम पे आप दिए 25% ऑफ 16 लाख, 16 लाख का 25% कितना होगा, 4 लाख होगा। और बाकी 10 साल में, मतलब 1 2 3 ऐसे कर करके 10 तक, अब हर साल 2-2 लाख रुपया दिए, 2-2 लाख रुपया दिए। ठीक है, ऐसे हर साल आप 2-2 लाख रुपया दिए, ये जीरो हो गया। तो पूछ रहा है कौन सा वो सही है, कौन सा अल्टरनेटिव आप यूज करेंगे, कौन सा आप मेथड मतलब तरीका आप यूज करेंगे खरीदने का। तो अल्टरनेटिव वन में तो ये एनपीवी है, मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू 16 लाख रुपए आप दिए, मशीन खरीद लिए। अल्टरनेटिव टू में हम लोग को एनपीवी निकालना पड़ेगा, मतलब
अगर हम लोग इससे कंपेयर करना है तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मशीन का कितना आ रहा है, कितना हम लोग अभी अगर एक बार में पैसा दे तो कितना आ रहा है, देके खरीदेंगे इस केस में। तो कितना होगा, 4 लाख प्लस 2 लाख इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 18, 0.18 होगा, टू द पावर ऑफ 10 - 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.18 टू द पावर ऑफ 10 इंटू 0.18। ये हो गया। तो कितना हो गया, 4 लाख प्लस कितना आएगा, सॉल्व करिए। इसीलिए हम सॉल्व कर पाते हैं। 4 लाख प्लस 2 लाख ये आपका आएगा 12,08,820। देख रहे हैं ये 12,08,820 ये 16 लाख से कम है, तो इसलिए अल्टरनेटिव टू हम लोग यूज करेंगे। अल्टरनेटिव टू, ठीक है। क्या हुआ सुब्रजीत साहू, नेट प्रेजेंट वर्थ, हाँ वही एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू नेट प्रेजेंट वर्थ कितना होगा, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन बनता है इकोनॉमिक्स में, देखिए फिर वही उसी तरह का क्वेश्चन है कि जीरो ईयर में -10,000, फर्स्ट ईयर में 3,000। ये क्या है, जीरो थ्री माइनस जैसे, मतलब ये इन्वेस्टमेंट हम लोग किए, पहले ईयर में 3,000 रेवेन्यू आया, दूसरे ईयर में 3,000 आया, तीसरे ईयर में 7,000 आया, चौथे में 6,000। तो इसमें अलग अलग है तो एन्युटी वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, हर एक का अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको भी कर लेते हैं, कितना आएगा, सॉल्व करिए क्वेश्चन, आप लोग सॉल्व करिए, मैं भी कर रहा हूँ साथ साथ में। क्या ए का निकालते हैं, तो कितना होगा, -10,000, ठीक है, प्लस ये 3,000 है, इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू 3,000 डिवाइड बाय 1 + 0.15 टू द पावर ऑफ 1 प्लस 3,000 डिवाइड बाय 1 + 0.15 टू द पावर ऑफ 2, क्योंकि ये 2 है, दो ड्यूरेशन है। इसी तरह 7,000 का 3, 6,000 का 4 प्लस 7,000 का 1 + 0.15 टू द पावर ऑफ 3 और प्लस 6,000 का 1 + 0.15 टू द पावर ऑफ 4। तो सॉल्व करिए फटाफट, कितना आएगा, -10,000 प्लस 3,000 कितना होगा, 0.8475, ठीक है, तो प्लस 3,000 इंटू ये कितना है, 0.7182, तो प्लस 7,000, ये कितना है, इसको सॉल्व करिए, ये आपका आ रहा है 0.6086, तो प्लस 6,000, ये कितना है, 0.5158, ठीक है, इसको सॉल्व करिए कितना आएगा, तो आपका हो जाएगा, कैलकुलेटर में करिए इसको, ये आएगा आपका 2052.10। अरे 0.180 होगा, मैं 5 लिखा हूँ, 5 कहाँ से लिखा हूँ मैं, 180 है यार, 18% दिया है, और मैं सॉल्व भी किया हूँ, निकाला भी उसमें 18 ही हूँ, ठीक है। इसी तरह सेकंड का निकालिए कितना आएगा, बी का निकालेंगे हम लोग, इसी तरह सेम करके निकालिए, बी का होगा 10,000 प्लस 6,000, सेम ही वैल्यू आएगा,
8475 क्योंकि पावर 1 है, सेम ही आएगा ना वैल्यू, प्लस 6000, 0.7182 प्लस 3000 इंटू 0.6086 और प्लस 3000, तीन तीन है ना इसमें, 6633, हाँ ये टू द पावर 4 है तो इसका क्या था 0.5158। ठीक है, इसको सॉल्व करिए कितना आएगा, ये आएगा आपका बी का 2767.40। ऑप्शन बी का आपका कितना ज्यादा है ना नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो ऑप्शन बी हम लोग प्रपोजल सेलेक्ट कर लेंगे। चले, इस तरह के बहुत क्वेश्चन आप कर लिए हैं आज के सेशन में कि अलग अलग अल्टरनेटिव है, अलग अलग प्रपोजल है, अलग अलग टेक्नोलॉजी है, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करना है, सब में हम लोग एनपीवी का मेथड टेक्नोलॉजी यूज किए नेट प्रेजेंट वैल्यू कौन सा कौन सा है। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन, ये भी नेट प्रेजेंट वैल्यू का ही है। ये क्या कह रहा है कि फाइनेंस कंपनी है, वो एडवर्टाइज कर रही है दो इन्वेस्टमेंट प्लान। एक प्लान में है कि वो 12,000 रुपया आफ्टर 15 ईयर फॉर एवरी 1,000 इन्वेस्टेड नाउ, मतलब कि अभी तुम जीरो ईयर में 1,000 रुपया इन्वेस्ट किए हो, ठीक है, और उसका तुम 15 साल बाद 12,000 रुपया निकाल सकते हो। इंटरेस्ट रेट है तुम्हारा 12% का, ये एक है। और दूसरा प्लान ये है कि फॉर एवरी 1,000 इन्वेस्टेड नाउ, मतलब एवरी मतलब वही है कि भाई जीरो ईयर पे तुम अभी 1,000 रुपये डाले हो, तुमको 4,000 रुपये मिलेगा 10वें ईयर पे, और 15वें ईयर पे तुमको अलग 4,000 रुपये मिलेगा, दोनों में चार चार ना, हाँ चार चार हजार, 4,000 और 4,000, वही इसमें आई इंटरेस्ट 12%। इसमें पूछ रहा कौन सा सही है, तो इसमें भी वही एनपीवी से ही सॉल्व कर लेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू देखेंगे। क्यों प्रपोजल ए क्यों सेलेक्ट करेंगे, प्रपोजल ए का नेट प्रेजेंट वैल्यू इस केस में कम आ रहा है ना आयुष, ये 2700 कुछ आ रहा है, वो 2,000 कुछ आ रहा है, मतलब ए इन्वेस्टमेंट किए तो हम लोग को कम प्रॉफिट हुआ है कंपेयर टू बी। जिसका एनपीवी ज्यादा होता है उसको सेलेक्ट करते हैं ना, एनपीवी का मतलब क्या हुआ, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ओवरऑल आपका जो इन्वेस्टमेंट प्लस जो आपका रेवेन्यू है उसका फ्यूचर, उसका टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट से प्रेजेंट वैल्यू पे वैल्यू निकाल के सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा। जिसका एनपीवी ज्यादा उसको मेथड सेलेक्ट करना है, थंब रूल है, इन दोनों का निकालिए आप। इसका एनपीवी कितना होगा, 1,000 इन्वेस्ट किए तो माइनस 1,000 होगा, और इसका कितना है 12,000 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.12 टू द पावर ऑफ 15। ठीक है, इसका कितना होगा एनपीवी इस केस में, माइनस 1,000 इन्वेस्ट किए हैं प्लस 4,000 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.12 टू द पावर ऑफ 10, प्लस क्योंकि 10 का ये 4,000 का निकाले, अब फिर जो 4,000 ये है इसका निकालते हैं, 4,000 डिवाइड 1 प्लस 0.12 टू द पावर ऑफ 15। सॉल्व करिए कितना आ रहा है, ये आएगा आपका माइनस 1,000 प्लस 12,000 इंटू ये वैल्यू आ रहा है आपका 0.1827, ये आ रहा है आपका 1192.40। ये करेंगे माइनस 1,000 प्लस ये करेंगे तो 4,000 इंटू 0.3220 प्लस 4,000 इंटू ये तो सेम ही वैल्यू है तो 0.1827, तो सॉल्व करेंगे होगा 1018.80। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है, किसका एनपीवी आपका ज्यादा है, पहले का है, तो जो प्लान वन है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है,
ठीक है, समझ में आया? सेम तरह का देखिए, रिपीटिव क्वेश्चन है। मतलब इस तरह का क्वेश्चन आता है, इतना बार ये क्वेश्चन आने का मतलब ये आता है। ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये देखिए सेम क्वेश्चन है, वही अभी हम लोग जो किए हैं, लेकिन इसमें वही ओएमएस पूछा, आउटपुट पर मैन शिफ्ट, वो उसी समय हम आपको बता दिए थे। उस समय आपका प्रोडक्शन कितना आया था, 945 टन आया था ना पर डे। तो क्या है, 945 को हम लोग डिवाइड किए थे पर डे, एक शिफ्ट में 3 लोग हैं, और टोटल 3 शिफ्ट है, ये आपका कितना 10.5 आया था ओएमएस, मतलब आउटपुट पर मैन शिफ्ट, मतलब एक पर्सन के ऊपर कितना आउटपुट निकल रहा है। ठीक है, और इसको एक शिफ्ट में भी करके निकाल सकते हैं, मतलब डिवाइड बाय 30 करेंगे, एक शिफ्ट में कितना निकल रहा है, तो कितना है 3 × 150 इंटू वेब डेप्थ कितना है 0.5, और इंटू आपका 1.4। एक शिफ्ट में इतना मीटर क्यूब कोयला निकल रहा है, मल्टीप्लाई कितना टन निकल रहा है, एक शिफ्ट में इतने लोग काम कर रहे हैं, वही आएगा 10.5 ओएमएस। ये पूरे दिन का हिसाब से निकाल लिए, एक शिफ्ट के हिसाब से निकाले, ओएमएस उतना ही आएगा। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 मीटर थिक कोल सीम है, lying at an average depth of 120 meter, has been developed by a bore and pillar method. The width of a square pillar 30 मीटर है, सेंटर टू सेंटर कह रहा है। सेंटर टू सेंटर का मतलब क्या हुआ, 2 पिलर है, तो सेंटर से ये इसका डिस्टेंस कितना आपका 30 मीटर है, और गैलरी का विड्थ है आपका 5 मीटर, तो ये कितना हुआ आपका, 30 में 5 माइनस करेंगे 25, तो ये 12.5 हुआ, और ये भी 12.5 हुआ, तो ये ओवरऑल कितना है पिलर का विड्थ, 25 हुआ। ठीक है, तो पिलर बनाते हैं यहाँ पे, तो पिलर का विड्थ आपका 25 है, उसका ट्रिब्यूटरी एरिया लेते हैं, तो आधा आधा गैलरी लेते हैं ना, ये पूरा, अगर यहाँ पे भी एक और ये है मान लीजिए ऐसे, ट्रिब्यूटरी मेथड में क्या होता है, मतलब गैलरी अगर पूरा 5 है तो 2.5 लेंगे, इधर 2.5 लेंगे तो 5 हो गया ना, तो कितना है 30 हो जाएगा, तो 25 2.5 2.5, तो इसमें क्या निकालना है, एक्सट्रैक्शन रेशियो आर क्या होता है, 30 पूरा था, 30 का होल स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है, उसमें से माइनस कर देंगे 25 का होल स्क्वायर, तो ये वाला एरिया आपका आ जाएगा, 30 होल स्क्वायर माइनस 25 होल स्क्वायर करेंगे, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करेंगे, तो ये वाला रीजन आपका आएगा, यही कोले एक्सट्रैक्ट हुआ है ना, और डिवाइड बाय टोटल कितना था 30 होल स्क्वायर। ये होता है ट्रिब्यूटरी एरिया मेथड के हिसाब से हम लोग निकालते हैं एक्सट्रैक्शन रेशियो आर। यार निकालिए कितना आएगा आपका, ये होगा आपका 3055। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पे हो गया करेक्ट। हाँ, जो तुम ये कह रहे हो एबीसीडी, वो अगर ए और बी अलग अलग है, मतलब स्क्वायर नहीं है, समझे, वो कैसे होता है देखिए, ऐसे समझिए, अगर ये ए है, ये बी है, तो कुछ विड्थ डब्ल्यू है, ठीक है, तो क्या होगा इसमें, जो ट्रिब्यूटरी एरिया हम लोग अगर बनाएंगे, W/2, W/2 हो जाएगा, पूरा कितना हो जाएगा, ये ए प्लस डब्ल्यू, ये बी प्लस डब्ल्यू, तो क्या है देखिए, तो इसका रेक्टेंगल का कितना एरिया होगा, ए प्लस डब्ल्यू इंटू बी प्लस डब्ल्यू माइनस ए बी डिवाइड बाय ए प्लस डब्ल्यू इंटू बी प्लस डब्ल्यू। समझ गया ना? नेक्स्ट देखते हैं, इसी क्वेश्चन का देखिए ये एक्सटेंडेड वर्जन है, यहाँ पे आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी आर निकाल चुके हैं 0.30, 0.3 था ना, 0.30, तो इसमें देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, इसमें आपसे पूछ रहा है एफओएस फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सेम क्वेश्चन है बस,
अब उसमें पूछ रहा है एफएस। एफएस क्या होता है? स्ट्रेंथ डिवाइड बाय स्ट्रेस। पिलर का स्ट्रेंथ ऑलरेडी दिया हुआ है, 45 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस क्या होता है? गामा डी इंटू 1/1 - आर होता है। गामा क्या होता है? ओवरलाइंग स्ट्राटा का एवरेज डेंसिटी, जो कितना दिया है? 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हुआ, इंटू डी। डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, डी कितना? 150 डेप्थ है, इंटू 1/1 - 0.3। कितना हुआ? ये कितना हुआ? 20 इंटू 150 डिवाइड बाई कितना है? 0.7 हुआ। देखिए यूनिट भी दोनों का मैच कर रहा है। स्ट्रेंथ कितना है? किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये गामा कितने में दिया है? किलो न्यूटन मीटर क्यूब में। डी से मल्टीप्लाई के मीटर ऊपर नीचे कर गया, आर का तो कोई यूनिट था ही नहीं। तो सॉल्व करिए कितना आएगा। तो सॉल्व करिए कितना आएगा। ये कट गया, ये 3 टाइम्स गया 30, ये गया 3 इंटू 0.7 डिवाइड बाई 2। ये कितना है? 2.1 डिवाइड बाई 2 कितना? 1.05 आएगा, 1 के अप्रॉक्स। ठीक है, ऊपर ऊपर लेके चलेंगे तो 1.04 आएगा, एग्जैक्ट लेके चलेंगे। 0.3 तो नहीं है ना, 0.3 पॉइंट कुछ है ना। ठीक है, तो आज का सेशन यही हम लोग एंड करते हैं। ठीक है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, हाँ। इस वाले में बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे, बहुत ही बेसिक बेसिक थे। लेकिन ठीक है, बहुत लोग को बेसिक में भी डाउट होता है, तो डिस्कस करना जरूरी है एक बार। ठीक है, और कोई आपको कुछ डाउट वोट है क्या? आज आप लोग का प्लानिंग क्लास हुआ है? चलिए ठीक है, प्लानिंग स्टार्ट हो गया। फॉर्म तो भर दिए होंगे आप लोग, बात किया था मैंने इस बात पे। एग्जाम का डेट आ गया है ना? ये आपका फेब में होगा। अभी क्या चल रहा है? सितंबर मान लीजिए, 20 दिन इसमें बचा है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी आपका। मान के चलिए आपके पास 5 महीना भी बचा हुआ है। अच्छे से मेहनत करिए, हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, 1 फेब, 2 फेब, ठीक है। उन्हीं का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। जॉइंटेड रॉक सैंपल इज सब्जेक्टेड टू अ 20 मेगापास्कल वर्टिकल स्ट्रेस शोन इन द फिगर। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ रॉक 10 GPa एंड नॉर्मल स्टिफनेस for joint surface is 5 GPa. Assuming one-dimensional elastic behavior of a rock joint, the displacement in millimeter of the loading surface AB is। ये 2024 के गेट का क्वेश्चन है ना सुनील? हाँ, ये 2024 के गेट का ही क्वेश्चन है।
The normal stiffness of a joint surface is 5 gigapascal per meter. इसका एक डायग्राम भी था मेरे ख्याल से। इनकम्प्लीट क्वेश्चन है ये। काम करते मैं फोटो ले लेता हूँ। जहां तक मेरे को याद है ये, हाँ, तो 2023 का है। हाँ, वही वही 2023-24 में बोल रहा था। इसका फोटो भी मतलब फोटो भी एक है, तो ये थोड़ा इनकम्प्लीट है। तो अगले क्लास में इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे फोटो के साथ, ठीक है? मैं याद दिला देना, मैं फोटो इसका डाउनलोड कर लूंगा, ठीक है? चलिए तो फिर ठीक है, खत्म करते हैं यहाँ से क्लास। बाय। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.